20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा। आज से यात्रा पर पहला जत्था ऋषिकेश से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। पीएम आवास के 528 हितग्राहियों को देंगे नए भवन की चाबी। करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पहाड़ से मैदान तक 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बढ़ी यात्रियों की संख्या। 24 दिन में 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पैदल मार्च पर लग रहा जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होगी। यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना होगा। ऋषिकेश में सीएम धामी पहले जत्थे को रवाना करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस का भी लोकार्पण करेंगे। तो 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के लिए आज से पहला जत्था रवाना होगा। ऋषिकेश में सीएम धामी पहले जत्थे को रवाना करेंगे। चारधाम यात्रियों के लिए बने रजिस्ट्रेशन ऑफिस का भी लोकार्पण करेंगे। बता दें, चारधाम यात्रा फिलहाल उत्तराखंड में चल रही है और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी जगह श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इसी बीच 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर की यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना होगा। ऋषिकेश में सीएम धामी पहले जत्थे को रवाना करेंगे। जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, इस समय पहले ही यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा चल रही है और हेमकुंड साहिब यात्रा ही जल्द शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है चारधाम यात्रा तो चली रही है, साथ ही साथ जो हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो 20 मई से शुरू होनी है। और इसी के साथ साथ आज अगर बात करें तो ऋषिकेश से जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो इस यात्रा को रवाना करने वाले हैं। साथ ही साथ कैबिनेट जो मंत्री हैं वो भी वहां पहुंचेंगे और राज्यपाल भी जो है इस दौरान वहां पर पहुंचेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर जो यात्री हैं वो उनकी जो संख्या लगभग है 300 के आसपास है। इतने यात्री जो है आज यहाँ के हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसके लिए रवाना होने हैं। जी बिल्कुल विनय, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस का भी लोकार्पण करने वाले हैं और लोकार्पण हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया इसमें रहेगी, कब तक रजिस्ट्रेशन होंगे? जी बिल्कुल, देखिए रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो जो हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक की जो है उनकी व्यवस्थाएं रहेंगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने हैं उनके बाद जो है यहाँ से जो तीर्थ यात्री हैं उनको आगे जाने की जो अनुमति है वो आपको बताना चाहूंगा कि जो 60 वर्ष के जो यहाँ पर लोग हैं, 60 से ऊपर के लोग हैं, उनको इस यात्रा में जाने के लिए कराया गया है, क्योंकि जो यहाँ पर शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से पीड़ित है उन पर जो है उनकी यात्रा के दौरान जो है पर ऋषिकेश में उनको रोक लिया जाएगा। जी विनय, इस बीच उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और इसी के साथ मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और यही हेमकुंड साहिब यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो क्या व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा तो चली रही है, ऐसे में जो मौसम है लगातार मौसम में बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो भी यहाँ पर जो शुरू होनी है, उसी के चलते जो यहाँ पर जो प्रबंधक है हेमकुंड साहिब समिति के जो प्रबंधक है उनका साफ कहना है कि अभी जो यहाँ पर बर्फबारी हुई थी वो लगभग अभी 8 फीट है और बर्फबारी जब तक पिघल नहीं जाती उसके चलते जो है जितने भी 60 साल से ऊपर के जो यात्री यात्रा में जाने वाले हैं उनको जो है अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जैसे ही बस निकलती है उसके बाद में इन यात्रियों को जो है दोबारा से भेजने की जो है वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और सरकार प्रशासन की अगर बात करें तो लगातार जो है सरकार प्रशासन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे का जो फैसला है वो ले रही है। फिलहाल विनय, हेमकुंड यात्रा भी जल्द शुरू होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरा रहेगा, जिसके चलते सीएम धामी सबसे पहले पुलिस लाइन हेलीपैड रोशनाबाद पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। वहीं सीएम धामी पुलिस लाइन विश्राम गृह में पुलिस के आला अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे। इसके बाद सीएम धामी प्रधानमंत्री आवासीय योजना इंद्रलोक फेज 2 सिडकुल रोशनाबाद पहुंचेंगे और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम हरिद्वार की वृहद स्तर की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बिगराबाग, कुटरा, चांदा समेत अन्य जगहों में भी खनन माफियाओं को प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है। खनन माफिया लगातार खटीमा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि खनन माफिया रात में भी कई जगहों पर मकानों की बुनियाद भरने का कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि नरेंद्र कुमार तोमर मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने आश्वासन दिया कि राज्य में मोटे अनाज के लिए जो भी केंद्र से मदद की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के इस मोटे अनाज को विश्व के पटल पर नई पहचान मिल सके। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी मोटे अनाज की बात कही तब उसको उत्साहित करने के लिए राज्यों को हर संभव प्रयास करने के लिए भी कहा गया है, ताकि बढ़ती आबादी के पोषण की पूर्ति हो सके। उत्तराखंड राज्य ने आज श्री अन्न महोत्सव का 4 दिवसीय आयोजन किया है। यह आयोजन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह योगदान और बढ़े, जिससे आहार में पोषकता का जो अभाव है वो खत्म हो सके, देश के लोग भी स्वस्थ रह सकें। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स के महत्ता को प्रतिपादित किया। मिलेट्स का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी। देश भर में सरकार सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों को नगर पालिका और नगर निगम में बदलने की तैयारी कर रही है। छावनी क्षेत्र के सिविल इलाके को नगर निगम में शामिल करने की कवायद की जा रही है। सरकार के इस फैसले से कैंटोनमेंट क्षेत्रों में रह रहे लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जहां रक्षा मंत्रालय का बड़ा बजट अक्सर कैंट क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। बोर्ड ऑफिसर्स का कहना है कि इस फैसले से देहरादून कैंट क्षेत्र में भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हो सकेगा। हमारे पार्षद होते हैं, वो पार्षद अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो डिमांड आ रही है पूरे देश से कि हमें नगर पालिका बनाइए, तो सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने के लिए हमने कहा भी है, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है कि हम वो ज़मीन को फ्री दे देंगे, उसकी सड़कें फ्री दे देंगे, उसके भवन फ्री दे देंगे। जो भी एसेट्स हैं उनको हम विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कीमत नहीं लेंगे। पहले ये तय था कि जो कीमत बनती है वो कंसर्निंग राज्य सरकारें दें, लेकिन उसको भी हमने संशोधित करके ये कहा है जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनसे कुछ जानकारियाँ चाहिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास संबंधित राज्य सरकारों से उसका कोई उत्तर नहीं आया है। जैसे ही राज्य सरकारों से उत्तर आ जाएगा तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। हरिद्वार महापौर प्रतिनिधि के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच उन्होंने बताया कि नगर निगम हरिद्वार की संपत्ति देवपुरा स्थित आवास पर बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां पाई जाने और बिना बिजली कनेक्शन के बिजली चोरी सहित महिलाओं के खिलाफ थाना अध्यक्ष नगर कोतवाली हरिद्वार को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन महिला के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जो कि एक चिंता का विषय है।
उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में यातायात कर्मियों को तीर्थ यात्रियों से भरी बस हाई स्पीड में आते हुए दिखी, जिसे उन्होंने रोककर चेक किया तो बस चालक शराब के नशे में पाया गया। बता दें, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 185 एक्ट के तहत चालक को गिरफ्तार कर लिया और तीर्थ यात्रियों को कैलाश आश्रम उत्तरकाशी में रुकवाया गया। बता दें कि बस में मध्य प्रदेश के 40 श्रद्धालु सवार थे, जो कि मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा पर आए हैं। वहीं सभी श्रद्धालुओं ने यातायात कर्मियों की सक्रियता की प्रशंसा करते हुए पुलिस कर्मियों को आभार प्रकट किया। काशी में पिछले 22 दिनों से यात्रा चल रही है और अभी तक लगभग 3,33,000 यात्रियों ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सकुशल यात्रा कर ली गई है। और जो उत्तरकाशी पुलिस है, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी का वाकया आज देखने को मिला जब हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र नाथ अपनी टीम के साथ रैंडम चेकिंग कर रहे थे देवीधार में, और उन्हें वहाँ पे एक बस बड़ी अनियंत्रित होकर जा रही थी। उसको जब उन्होंने रोका तो पाया गया कि यह शराब भी पिया हुआ था। उसके तुरंत हमने उस चालक को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा और उसको 185 MV एक्ट में गिरफ्तार करके कोतवाली उत्तरकाशी ले जाया गया। इससे ये देखने को मिलता है कि जो उत्तरकाशी पुलिस है बहुत ज़्यादा सतर्क है और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सूझबूझ से 40 यात्रियों जिनकी जान आगे खतरे में पड़ सकती थी, इस तरह से हादसे को हमने टाला। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा और कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा 2025 तक मेडिकल के कई क्षेत्रों में नियुक्ति की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी मेडिकल कॉलेज में 25 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सर। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा। उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। MRI मशीन भी यहाँ गई है और बहुत जल्दी उसका भी हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड और सहारनपुर के सीमावर्ती गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों का सफाया करने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस को बदमाशों की वारदात की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में चली गोलीबारी में एक बदमाश घायल हुआ, वहीं दूसरे को भी कॉम्बिंग के गोली लगी है। मौके पर आला अधिकारी रवाना हुए हैं। रानीपुर विधानसभा के ग्राम रावली महदूद के मुख्य मार्ग पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। रावली महदूद में इन दिनों गंदगी से लबालब है और चारों ओर फैली गंदगी व जल भराव की वजह से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। इन सड़कों से गुजरने वाले राहगीर भी इससे अब परेशान होने लगे हैं। यहां से पैदल गुजरने वाले स्कूली बच्चों के लिए खास परेशानी है, क्योंकि सड़क के दोनों ओर गंदा पानी हमेशा बहता रहता है, लेकिन यहां से गंदे पानी की निकासी के प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी दर्जनों लोगों ने बताया कि इस गंदे पानी से यहां पर मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं, जिससे लोगों में ज्यादातर बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि बीमारियां पैदा हो जाती है। हो गया कम से कम करीबन 3-4 महीने हो गए, कोई उठा ही नहीं रहा इसको। ये दूर कहाँ पे होगी? ये भाई जी, ये इसमें पुलिया में थोड़ा घूम है ना, तो निकल नहीं पा रहा पानी, इसमें पास नहीं हो पा रहा पानी। ये पुलिया जब लोग टूटेगी नहीं तब लोग ठीक नहीं हो पाएगी, नहीं कचरा निकल पाएगा इसका, नहीं कोई नहीं आता भाई जी। 1 महीने पहले मैंने सफाई कराई थी, वहाँ पे लगातार सफाई कराई थी और उस सफाई होने के बावजूद लगातार जो गंदगी करने का काम करती है वहाँ की जनता करती है। उस जनता को समझना चाहिए, घर घर से जब कूड़ा एकत्रित किया जाता है, हमारे गांव के अंदर घर घर से कूड़ा लेने की व्यवस्था की गई, जो उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 पे इस गांव के अंदर है। तो जो किराएदार लोग हैं, मकान मालिकों को अपने किराएदारों को समझाना चाहिए कि जो कूड़ा है वो बाहर ना फेंके। आते जाते राहगीर जो साइकिल से किराएदार जाते हैं, साइकिल पे कूड़ा हाथ में ले लिया, अरे ऐसे फेंक दिया, ये गलत व्यवस्था है। तो ये मकान मालिकों को समझाना पड़ेगा। इसके लिए आम जनता को और जो यहाँ पे लोग निवास करते हैं उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा।
समुद्र तल से करीब 14,500 फीट ऊंचाई पर स्थित हिंदू सिख आस्था संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जोशीमठ गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम और श्री हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारों को भव्य रूप से साज सज्जा और फूल मालाओं के साथ सजाया जा रहा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 20 मई को हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खुलने से पूर्व यात्रा सुचारू ढंग से चलाने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। 17 मई को ऋषिकेश गुरुद्वारे से राज्यपाल उत्तराखंड और सीएम धामी की उपस्थिति में हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन के निर्देश में इस साल की श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पहले जत्थे को पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड के लिए रवाना किया जाएगा। सभी गुरुद्वारे में संगीतों और संगतों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। मंदिर समिति प्रभारी ने उन्हें अंग वस्त्र प्रसाद भेंट किया। वहीं बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए बीकेटीसी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चंपावत में एक महिला पेड़ से काफल तोड़ने के लिए चढ़ी थी। इस दौरान वह 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिन्होंने महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। में एक महिला थी, तो वो काफल तोड़ने पेड़ में चढ़ी थी, तो उसका पैर फिसल गया। तो पैर फिसलने से वो गिर गई 40 फीट नीचे गहरे गड्ढे में। तो अब जब गहरे गड्ढे में जब गिरी तो वो निकलने में असमर्थ थी। गांव के लोग काफी इकट्ठा हो गए, कोशिश सभी कर रहे थे। जब वहां पर सूचना मिली तो हमारी टीम तुरंत पहुंची, और तुरंत पहुंचने पर जो हमारे जो रेस्क्यू उपकरण होते हैं उसके द्वारा उस औरत को निकाला गया। महिला की जान बचाई, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, और पैर फ्रैक्चर होने पर 108 की मदद से उनको हॉस्पिटल तुरंत रवाना किया गया। उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और 30 जून तक सरकार के पास कमेटी ड्राफ्ट भी आ जाएगा। यूसीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के विकास में रोड़ा बन रही है। कभी कांग्रेस यूसीसी का समर्थन करती है तो कभी विरोध। कांग्रेस को खुद पता नहीं कि सरकार के निर्णय से आम जनता को कितना लाभ पहुंचेगा। पार्लियामेंट में पास हुए, राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति को जाता है, तब ये होता है। राज्य का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये संघीय ढांचा है हिंदुस्तान का। अलग अलग राज्य इसमें हैं और अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नियम कानून, अलग अलग जातियों के वो बटे हुए हैं। तो इसमें ये संघ का विषय है और संविधान में इसके लिए प्रदत्त धाराएं हैं, उसका अनुपालन होना जरूरी है। ये तो केवल और केवल अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र ये है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। चर्चा के उपरांत, सेमिनार वर्कशॉप के उपरांत, सभी जो सुझाव आए हैं उसके उपरांत सरकार ने ये निर्णय लिया है और अब उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 31 जून तक वो तैयार हो जाएगा। हमारा कमिटमेंट है, हम संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है समान नागरिक संहिता लागू की, हम उस व्यवस्था को लागू करेंगे। कांग्रेस के मित्र कभी इसकी प्रशंसा करते हैं, कभी इसकी आलोचना करते हैं। उन्हें स्वयं ये नहीं मालूम कि समान नागरिक संहिता लागू करने से प्रदेश और देश में सभी लोगों को एक समान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर न्याय मिलेगा, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के 30 मई को 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि मोदी सरकार के इस 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो ऐतिहासिक काम हुए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम इस संपर्क अभियान के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें देश भर में पार्टी के 16 लाख कार्यकर्ता करोड़ों लोगों से संपर्क स्थापित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का कार्य करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों में देश ने अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की हैं। सभी योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है और आगे कम से कम 16 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में करोड़ों लोगों से संपर्क करेंगे और साथ ही एक लोकसभा में कम से कम 250 ऐसे विशिष्ट जनों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं उनसे संपर्क करने का भी अभियान चलाया जाएगा। 30 मई को केंद्र सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी पूरे देश में 51 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में एक जनसभा उत्तराखंड में भी आयोजित की जाएगी। जनसभा पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बताए कि इन 9 सालों में उत्तराखंड में कौन से 9 काम किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने सवाल खड़े किए कि सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उनकी क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं तो स्वागत करते हैं उनका। प्रधानमंत्री आते रहते हैं, बहुत बार आए हैं तो, लेकिन हमारा कहना ये है कि कम से कम जिन सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उपलब्धि जहां तक भाजपा बताने की बात कर रही है तो केवल ये तो बता दे कि क्या वो गांव लिए हुए गोद लिए हुए गांव अभी गोद में ही बैठे हैं या चलने फिरने लायक भी हो गए हैं। कम से कम भाजपा के सांसदों को या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा था विधायक भी गोद लेंगे गांव, वो गांव कहाँ खोए हैं, वो मिले कि नहीं मिले वो गांव, उनको भी ज़रा ढूंढ लें, उनको भी बता दें। और दूसरी बात कि वे 9 साल की 9 उपलब्धि बता दें हमारे लिए, वो क्या नया काम उन्होंने किया। जितने भी काम यहाँ हो रहे हैं वो सारे काम यूपीए की सरकार में हो रहे हैं। यमुना मसूरी पंपिंग पेयजल योजना का कार्य पूरा हो गया है। उत्तराखंड पेयजल निगम ने इस परियोजना का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद यमुना से पानी की सप्लाई शुरू हो गई। वहीं योजना के सफल परीक्षण होने से अधिकारियों में खासा उत्साह देखा गया। बता दें कि 144 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना का लाभ मसूरी वासियों को 2052 तक ले सकेंगे, जिससे अब मसूरी में पानी की किल्लत नहीं होगी। मैनेजर प्रोजेक्ट्स आरके इंजीनियर्स सेल्स लिमिटेड, इसका परीक्षण 100% सफल रहा है और जहां तक मसूरी वासियों को इसका लाभ पहुंचाने की बात है, अगले कुछ दिनों में वो लाभ परिलक्षित होगा। हम लोग जो है हर घर को पानी देने में सक्षम होंगे। पानी की व्यवस्था को बनाए रखना अगले 30-35 साल तक, ये जो स्कीम हमने बनाई है, ये अगले 2052 या 56 तक हम लोगों ने डिज़ाइन ईयर किया है। हर एक घर में, हर एक नल में ये पानी निर्बाध तरीके से जाएगा। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था इन दिनों लगातार बदलते मौसम पर नजर बनाए हुए है। संस्था लगातार चेतावनी के साथ अलर्ट जारी कर रहा है। इसी बीच हिमस्खलन की रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिसमें नीलकंठ हिम शिखर से बर्फ बहकर नदी के और नीचे आ रही है। ये तस्वीर सहस्त्रधारा के दूसरे छोर पर 6500 मीटर ऊंचे नीलकंठ पर्वत की है, जिसमें देख सकते हैं कि कैसे बर्फीली चोटी से बर्फ का गुबार नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस हिमस्खलन से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।